एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एडवांस टॉप आर्टिलरी गन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। सितंबर में आपको पता है कि पोखरण में इसका ट्रायल हो रहा था और इसकी बैरल फटी थी। और बैरल क्यों फटी थी? ये कहा जा रहा था कि इसमें जो एम्यूनिशन इस्तेमाल किया गया है वो मॉड्यूल 6 की जगह मॉड्यूल 7 का एम्यूनिशन इस्तेमाल किया गया, जो कि भारी एम्यूनिशन है और दूर तक प्रोजेक्टाइल ले जाने के लिए इस एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण से इसकी बैरल फटी। तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई जो कि इसमें होने वाली गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए बनाई गई थी और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, रखा जाए या ना रखा जाए, इस सब चीजों पे वो डिक्लेरेशन देने वाली थी। तो अब इस एजेंसी के मुताबिक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उस पर काम हो गया है और इस गन को फिर से रेडी कर दिया गया है। अब ये रेडी इसलिए हुआ है, इसका नेक्स्ट जो ट्रायल है वो जनवरी 2021 में सिक्किम में विंटर ट्रायल होना है। इससे पहले जो पोखरण में ट्रायल हुआ था वो ग्रीष्मकालीन ट्रायल था, यानी कि हॉट ट्रायल होना था, हॉट वेदर का ट्रायल होना था, जो कि मई जून में होना था। चाइनीज वायरस के कारण ये आगे टल गया और सितंबर में हुआ और सितंबर में ये गड़बड़ियां निकलकर सामने आ गई। इसके अलावा इस टोप्ड आर्टिलरी गन की कुछ अच्छी चीजें भी निकलकर सामने आई हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसकी वजन कितना है। इसका वजन जो अमेरिका का नेक्स्टर है या इल्बिट सिस्टम का जो टोप्ड आर्टिलरी गन है, एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन है उनकी, उससे कंपैरेटिवली 2 टन ज्यादा है। और हमने जनरली देखा है कि भारतीय प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो भारी बनते हैं, पर फिर भी आर्मी ने इसको चुना और इसलिए चुना कि इसमें कुछ नई चीजें हैं, कुछ अलग सी चीजें हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। मूविंग पार्ट्स जो है इसमें 11 इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाले हैं, जो कि जो यूएस का और इजरायली जो टोप्ड आर्टिलरी गन है उनमें हाइड्रोलिक होते हैं। हाइड्रोलिक आप जानते हैं, ऑयल का रिसाव और उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसकी जगह इनमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाए गए हैं, जैसे कि यदि एम्यूनिशन लोड करना है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, जबकि दूसरी गन्स में इसको हाइड्रोलिक सिस्टम के इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे कि इसको तेजी भी मिलती है और मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। इसके अलावा इसमें जो छोटा इंजन लगा हुआ है, क्यूमिंस का इंजन लगा हुआ है, हालांकि इसको टोप करके किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है, पर अपने ही स्थान पे इसको मनोवर करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोटी दूरी तक ले जाने के लिए इसमें लगा हुआ अपना इंजन काम करता है, जो कि इसको हाईली मैनोवरेबल बना देता है और दुश्मन इस पर निशाना आसानी से नहीं लगा पाता है। इसके अलावा जो इसमें मॉड्यूल 7 का एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जा पाता है वो इसलिए कि इसका जो चैम्बर है वो 23 लीटर की जगह 25 लीटर का है। जनरली 155 mm जो आर्टिलरी गन्स होती हैं उसमें 23 लीटर का चैम्बर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मॉड्यूल 6 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉड्यूल 6 एम्यूनिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका चैम्बर बढ़ा दिया गया है और 25 लीटर का कर दिया है, इसलिए इसमें मॉड्यूल 7 का जो एम्यूनिशन है वो इस्तेमाल किया जा पाता है। मॉड्यूल 7 के एम्यूनिशन के कारण इसमें बारूद ज्यादा होता है और ये किसी भी प्रोजेक्टाइल को दूर तक फेंकने के लिए काबिलियत देता है। इसीलिए 48 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता चली जाती है, जो कि बहुत बेहतरीन मानी जा सकती है। इसके अलावा इसमें मूविंग पार्ट इलेक्ट्रिकल होने की वजह से इंजन को ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साइलेंटली ये अपना काम कर पाता है। इसमें लगा हुआ बैटरी 1 घंटे तक इसके मूविंग पार्ट को इस्तेमाल करने योग्य इस गन को क्षमता देता है। 1 घंटे तक अपनी बैटरी के साथ अपना जो योगदान है सेना में वो दे सकता है। उसके बाद ही इसके इंजन को स्टार्ट करने की और बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ काबिलियत है इस गन की, इसलिए आर्मी ने इसको सेलेक्ट किया है और इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं होना देना चाहिए। इसीलिए इसको फिर से तैयार किया जा रहा है और फिर से ट्रायल होगा और ये माना जा रहा है कि अप्रैल 2021 में इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि गन में इन्वेस्टिगेशन में गन में कोई भी खराबी नहीं निकली है। बात करते हैं सीज फायर वायलेशन की, जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा होते रहते हैं। एक सीज फायर वायलेशन हुआ जिसमें कि हमारे 3 जवान क्या 3 योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर और 2 आर्मी पर्सनल हमारे हैं, जो कि अलग अलग जगहों में सीज फायर वायलेशन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ नागरिकों की भी जान इस सीज फायर वायलेशन में चली गई। तब भारत ने जब रिटेलिएशन किया तो लगभग 10 पाकिस्तानी
सैनिक मारे गए हैं। इसमें सैनिक भी हैं और उनके कमांडोज भी हैं, एसएसजी कमांडोज भी हैं। कई बंकर्स को उनके नष्ट किया गया अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा, कई उनके बंकर्स को नष्ट किया गया और कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। तो अच्छा रिटेलिएशन, पर उन सभी परिवारों के लिए बहुत दुख हुआ कि दिवाली के समय उनके वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी और इस दिवाली में पाकिस्तान को अच्छा मजा चखाया गया है। हमारे वीर योद्धाओं ने उस समय सीज फायर वायलेशन में अपनी जान गंवाई जब पाकिस्तान के द्वारा अपने टेररिस्टों को पुश करने के लिए सीज फायर वायलेशन किया गया था, जिसका जवाब हमारे लोग दे रहे थे। वहीं हमारे कुछ जवान इसी जवाबी कार्रवाई में वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं बात करते हैं भारत चीन रिश्तों की। आपको पता है कि LAC पर तनाव बना हुआ है और 8 मीटिंगें हो चुकी हैं, कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले यह खबर में निकलकर सामने आया था कि 3 स्तरीय प्लान बना लिया गया है डीएस्केलेशन के लिए। पर इस 3 स्तरीय प्लान के बारे में जब एक्सटर्नल मिनिस्टर के स्पोक पर्सन से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि अभी बताने लायक कोई जानकारी नहीं है, देने लायक कोई जानकारी नहीं है, जब होगी जानकारी तब दी जाएगी। एक्चुअल में ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि सबसे पहले डीएस्केलेशन में बफर जोन बनाया जाएगा। हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, पर बफर जोन इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा बनने वाला है। पर इसमें नुकसान भारत का किस प्रकार से है वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको। पहला बफर जोन जो कि पैंगोंग त्सो के नॉर्थ इलाके में बनेगा, उसमें भारत को फिंगर 2 और 3 के पास पहुंचना है, जबकि चीन को फिंगर 8 से पार जाना है। और ये फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 और 3 तक पूरा बफर जोन रहेगा, जिसमें कि पहले भारत को पेट्रोलिंग करने की आजादी थी, यानी कि भारत की आजादी छिनी और चीन का कुछ नहीं गया। इसी प्रकार जो कैलाश रेंज है वो वहां से भारत को उतरना पड़ेगा और कैलाश रेंज के आसपास की पहाड़ियों में चीनी भी चढ़े हुए हैं, तो उनको भी वहां से उतरना पड़ेगा। यहाँ पर पहले डिप्लॉयमेंट नहीं था, पर यह जो सीमा है वो भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है। अब भारत यदि कैलाश रेंज से उतर जाता है, चीन भी उतर जाता है, तो भारत के हाथों कैलाश रेंज पर जो कमांड है वो चली जाएगी। कमांड इस तरह से मैं कह रहा हूं कि अभी जो कमांड है, इससे पहले वहां पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं रहता था, पर भारत ने डिप्लॉयमेंट करके अब एक दिशा दिखा दी है कि यहां पर भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। भारत यदि हटता है तो आने वाले समय में चीन यहां पर फिर से कब्जा कर सकता है। और जब एक बार ये चीन के कब्जे में आ जाएगा ये इलाका जो कैलाश माउंटेन रेंज है, तब जाके भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है कि उनको वहां से बाहर निकाला जाए। देपसांग पर अभी बात नहीं हुई है और यह माना जा रहा है कि देपसांग पर यथास्थिति बनी रहेगी। इस डीएस्केलेशन में बफर जोन बनने के बाद जितने भी आर्टिलरी गन और टैंक्स हैं उनको वापस भेजना है। भारत को यहाँ पे नुकसान यह है कि भारत को पुनः डिप्लॉयमेंट के लिए ज्यादा समय लगेगा, चीनियों को ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसके बाद 30% जो ट्रूप बिल्डअप है उसको कम करना है। तो इस दोनों चीजों पर दोनों ही देश एग्री हो चुके हैं और दिवाली या दिवाली के आसपास में ही ये डिसएंगेजमेंट होगा। अगर ये डिसएंगेजमेंट होता है तो अच्छी बात है, पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है उनका कहना है कि 9वें लेवल की मीटिंग भी होने वाली है, वो इसी हफ्ते मीटिंग होगी। अब उस मीटिंग में क्या क्लियर होगा ये सोचने वाली बात है। उसमें यह भी हो सकता है कि जो डीएस्केलेशन की बात की गई है वो हो रही है नहीं हो रही है, इस पर बात होगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों ही देश में से कोई एक देश को पहले स्टार्ट करनी है, दोनों को म्यूचुअली और दोनों को एक साथ ये ट्रूप बिल्डअप को खत्म करना है। तो किस प्रकार से होगा ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ड्रोन से पिक्चराइजेशन और ड्रोन से वीडियो लेने की, ड्रोन से नजर रखने की बात कही गई है, उसके मुताबिक ही ये काम हो पाएगा। तो ये डीएस्केलेशन बहुत ज्यादा हैप्टिक होने वाला है और अमेरिका में चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर डीएस्केलेशन हो भी जाए। आप मेरी बात को समझ ही रहे होंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो के संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।